तो इसको हम अभी देखेंगे यहाँ से। कसीरुल लिसानी जमात में हर बच्चे को हर बच्चे की ज़ुबान को अहमियत दी जाए, इस तरह से कहा जाता है। कसीरुल लिसानी जमात यानी कि मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम होती है, एक से ज़्यादा ज़ुबानें बताई जाना। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि हर बच्चे की ज़ुबान को अहमियत दी जाए, कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाना है। और उसके बाद है पहली ज़ुबान से मुराद होता है मादरी ज़ुबान, यानी फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है मदर टंग, इननेट लैंग्वेज। दूसरी ज़ुबान या फिर सानवी ज़ुबान से मुराद होता है मेयारी ज़ुबान। तो कभी कभार वो मेयारी ज़ुबान या फिर हदफ लैंग्वेज वगैरह में भी आता है। तो ये होता है टारगेट लैंग्वेज। उसके बाद रूब्रिक्स क्या होता है? तो रूब्रिक्स होते हैं तालिब इल्मों का अंदाज़ा क़द्र, मतलब एवेल्यूएशन करने का एक आला होता है। तो एक आला जो अंदाज़ा क़द्र तशख़ीस करेगा, इवैल्यूएशन करेंगे, तो उसको रूब्रिक्स कहा जाएगा। और स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प, किसी काम को करने में तालिब इल्म की मदद करना, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। जैसे कि साइकिल चलाने में मदद लेना, तो साइकिल चलाने में ऐसा होगा कि स्कैफोल्डिंग जो रहेंगी टेम्पररी हेल्प, आरजी, जिसको टेम्पररी यानी आरजी कह दिया जाएगा, कुछ वक्त के बाद में ख़त्म हो जाता है। ये नज़रिया किसका है? वाइगोट्स्की का है। उसके बाद कोड स्विचिंग क्या होता है? कि कोड स्विचिंग मतलब एक ज़ुबान में बोलते-बोलते दूसरी ज़ुबान का इस्तेमाल करने को कह दिया जाता है कोड स्विचिंग। जैसे कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो एक ज़बान में बोलते-बोलते अचानक से आपने दूसरी ज़ुबान का इस्तेमाल कर दिया, तो वो कहलाएगा कोड स्विचिंग। उसके बाद कोड मिक्सिंग क्या होता है कि अक्सर हम ज़ुबान बोलते वक़्त में 2 ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाएगा कोड मिक्सिंग। जैसे कि आज मेरा रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इंग्लिश का टर्म था जिसमें आपने उर्दू में मिक्स कर दिया। रिलिया जो है तो ये हकीकी अशिया है। रिलिया रियलिटी से आप याद रख सकते हैं, जो कि ऐसे रियल थिंग्स जो कि तदरीसी इमदाद टीएलएम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तदरीसी इमदाद के हेल्प के तौर पर। जैसे कि चिमटा हो गया, हथौड़ा हो गया, गेंद हो गया, पेंसिल हो गई, झाड़ू हो गई। तो ये रिलिया हो गया कि ये हकीकी अशिया है जो तदरीसी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। कि किसी को अगर बता दिया जैसे कि चिमटा है, ये देखिए हथौड़े के जैसा है, गेंद की तरह पे पृथ्वी गोल है, पेंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें, झाड़ू। तो ये सारी चीज़ें रिलिया में रियलिटी बेस पे ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो क्या आता है? एक तरह का बस्ता या एक तरह का रिकॉर्ड, जिसमें किसी शख्स या तालिब इल्म की ज़िंदगी के मखसूस पहलू, ज़बान तालिब इल्म की कामयाबियाँ, जितने भी सक्सेस की चीज़ें रहेंगी, वो सभी मालूमात जिसका ताल्लुक जो रिलेट करता है तलबा या मुतल्लिक़ा शख्स से हो, पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो एक तरह का कंप्लीट चीज़ है जिसके अंदर शख्स या तलबा की ज़िंदगी के मखसूस पहलू भी आ गए, और तालिब इल्म की कामयाबियाँ और सभी मालूमात जिसका ताल्लुक तलबा से हो, ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। क्लॉज़ टेस्ट ये होता है कि क्लॉज़ टेस्ट मतलब खाली जगह को पुर करने और पढ़ने का मजमूआ होता है। और यहाँ पर एक शेर था कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर होशे गुंदम को जला दो। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 कौमी दरसियात का खाका जो है, तो इसमें इल्म को बच्चों की स्कूली ज़िंदगी से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना है, मतलब कनेक्टिंग रियल लाइफ आउटसाइड क्लासरूम, के क्लासरूम से बाहरी ज़िंदगी से बच्चों की ज़िंदगी को जोड़ना है। और इक्तसाबी अमल यानी कि एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, उसको रटने के तरीके से अलग करने को यकीनी करना, कि मतलब रोट मेमोराइजेशन से उसको अलग रखना, एक्विजिशन के अमल को। और दरसियात यानी कि जो दरसियात होंगे, उस तरह से भरपूर होना चाहिए कि बच्चों को निसाबी कुतुब मरकूज़, यानी कि चाइल्ड जो सेंटर्ड होता है, तो एक होता है कि बुक्स सेंटर्ड या फिर सिलेबस सेंटर्ड। तो निसाबी कुतुब मरकूज़ बनाने के बजाय सिर्फ बुक्स सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, उनमें हमाजहत तरक्की का मतलब प्रोग्रेस का, हमेशा हमाजहत यानी कि हमेशा प्रोग्रेस का, हमाजहत तरक्की का मौका वहाँ पर फराहम किया जाए। उसके बाद है कि कौमी दरसियात का खाका 2005 का ये ख़्याल है, उसका ये मानना है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं, कि वो खुद से बनाते हैं, खुद से अपने इल्म की तश्कील करते हैं। ये तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़ुबान में, ये हकीकत में कब कन्वर्ट होगा? जब हम बच्चे को उसकी खुद की इन्नेट लैंग्वेज में या मदर टंग में या मादरी ज़ुबान में इज़हार और तफक्कुर फ़िक्र करने की आज़ादी देंगे। मुल्क में सह-लिसानी फ़ॉर्मूले को फ़रोग़ दिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो सह-लिसानी फ़ॉर्मूला है, उसको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। और उसके बाद में स्कूल का निज़ामुल औक़ात लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि सरगर्मियों को मुक़ाम मिल सके। कि स्कूल का निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला, जिसकी वजह से सरगर्मियों को मुक़ाम मिल सके। उसी तरह से हिंदुस्तानी समाज की कसीरुल लिसानियत को स्कूली ज़िंदगी के एक असासे के तौर पर लिया जाए। तो असासा मतलब क्या होता है एक हिसाब से? विरासती तौर पर, या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती है ना असासा, या कुछ चीज़ें ऐसे में।
तो हिंदुस्तानी समाज की कसीरुल लिसानियत जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म को स्कूली ज़िंदगी के एक असासे, या फिर ऐसा भी होता है कुछ कीमती चीज़ को भी कह सकते हैं शायद वो असासा, ये बहुत बेमिसाल असासा है या फिर कीमती चीज़ है। तो एक इम्पोर्टेंस के तौर पे लिया जाना चाहिए, बताना चाह रहे हो कि इम्पोर्टेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए कसीरुल लिसानियत को। उसी तरह से हमें ये तस्लीम भी करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक़्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजुर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात को मरतब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि बच्चों को अगर मौका दिया जाए, वक़्त दिया जाए, आज़ादी दी जाए, तो बड़ों से हासिल किया हुआ जो तजुर्बात की बुनियाद पर, यानी कि बड़ों से जो उन्हें मिला एक्सपीरियंस, तो न्यू नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं बच्चे। तालीम का हक़, हाँ, तो एक जमा किया हुआ भी होता है, साथ-साथ जुड़ा हुआ भी होता है या पुरानी चीज़ों से भी, और एक कीमती चीज़ में भी आता है कि आप कीमती असासा हो, इस तरह से। उसके बाद में तालीम का हक़ आरटी 2009 की अगर बात करें, हक़ तालीम 2009, तो अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंज़ूर होने के बाद 1 अप्रैल, तो यानी कि अगस्त की बात चल रही है पहले 2009 की, तो उसके बाद से 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर इस वक़्त छोड़कर, यानी कि सिर्फ़ उस वक़्त में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर नाफ़िज़ुल अमल हुआ। तो ये क्या हुआ कि आरटी कब से हुआ, 2009 से, जम्मू एंड कश्मीर को उस वक़्त पर छोड़कर। उसके लिए आईन, हिंदुस्तान का जो आईन है उसमें से 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाज़मी तालीम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये उनको कहा गया, किसको, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, 6 टू 14, ये नॉर्मल बच्चों को। और अगर बात की जाए हैंडीकैप को तो उनका 18 साल तक, 6 टू 18, तो ये 4 साल से याद रखने पर। हिंदुस्तानी आइन का दस्तूर का आर्टिकल ए 350 को बच्चों को मादरी ज़ुबान में तालीम देने का हक देता है। कौन देता है, हिंदुस्तानी आइन का दस्तूर ए आर्टिकल 350 मतलब, तो बच्चों को मादरी ज़ुबान में, उसकी मदर टंग में तालीम देने का हक देता है। और तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होंगी, कि तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होंगी, फ्री होंगी। बच्चों से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए, जो प्राइवेट स्कूल जो है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू में जो रियायती ज़मीन जो मिली उन्हें तामीर किए गए, तो उनमें 25%, 25% सीटें माशी कमज़ोर, माशी तौर पर जो कमज़ोर तबक़ात थी, तो उनके लिए मुख्तस होंगी। तो मुख्तस होंगी यानी कि रिज़र्व रहेंगी 25% सीट्स। उसके बाद दाखिले के वक़्त ये ऐसा रहेगा कि कोई भी टेस्ट या दाखिला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, उसको डायरेक्ट दाखिला देना है। माज़ूर तलबा के स्कूल तक आमद और रफ़्त की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी। तो ये ज़िम्मेदारी भी किसकी हो गई, हुकूमत की, माज़ूर बच्चों के लिए। उसके बाद की अगर बात की जाए तो तलबा और उस्ताद का तनासुब प्राइमरी सतह पर, प्राइमरी लेवल पर इस तरह से होना चाहिए कि एक टीचर 30 बच्चों का, 1:30, तो एक टीचर 30 स्टूडेंट्स पर, यानी कि एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे। और मिडिल सतह पर, मिडिल क्लास की अगर बात की तो एक 135 यानी कि एक मुअल्लिम पर 35 बच्चे होंगे। 8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा, कि 8वीं तक आने तक भी किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा। और हाँ, तो उसके भी मतलब ये कुछ चीज़ें हुई कि मतलब फेल नहीं किया जाएगा, तो उसमें बच्चा 10वीं तक आने के बाद में उसका बेस वगैरह नहीं रह पाता और वो बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाता है। तो ये भी चीज़ है, लेकिन उसका ये चीज़ था कि 8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाना। और तालिब इल्म फेल होता है यानी कि स्कूल सिस्टम फेल हो जाता है, ये भी सीडीपी में आता है। उसके बाद में 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को उसके उम्र के मुताबिक दाखिला लिया जाएगा, कि 6 साल से अगर ज़ायद उम्र का बच्चा है, तो उसकी उम्र जो बैठ रही है, तो उसके हिसाब से उसको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरह से बात करें नई तालीमी पॉलिसी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होंगी। तो कहाँ से शुरू होंगी, 3 साल की उम्र से। और नई, हाँ, 2020 के मुताबिक। उसके बाद नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम के हक़ को फ़रोग़ देना है। और नई तालीमी पॉलिसी एनईपी के हिसाब से 10+2 का ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया, और उसको ऐसे बता दिया गया कि 5+3+3+4 इस तरह से स्कूल होगा। इसका मतलब क्या है कि अब
स्कूलिंग 3 से 8 साल तक की उम्र में, मतलब 3 to 8 इस तरह, मतलब 5, यहाँ पर ये 5 हो गए। 8 से 11, तो 8 से 11 ये 3 साल हो गए। 11 से 14 ये हो गए 3, और 14 से 18 ये 4। तो इस तरह से लिए, मतलब साल के बच्चों के लिए तकसीम है स्कूलिंग। तो 10+2 का यानी ये ढांचा खत्म करके इस तरह का रहे। और नेक्स्ट है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के उसूल। फाउंडेशनल स्टेजेस क्या क्या है, तो बुनियादी मराहल की अगर बात करें, तो बुनियादी मराहल में ये आता है कि इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग में तालीम लेनी होगी। कैसे करेंगे हो कि इसके तहत पहले 3 साल बच्चों को आंगनवाड़ी में प्री स्कूल में तालीम लेनी होगी। इस मरहले में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे, और इसके बाद के अगले 2 साल तक जमात फर्स्ट और सेकंड के स्कूल जाएंगे। पहले क्या है, आंगनवाड़ी 3 साल के बच्चों को प्री स्कूलिंग, 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे, और इसके बाद अगले 2 साल पहली और दूसरी के स्कूल को जाएंगे, अगले 2 साल तक। तैयारी का मरहला क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। तो इस मरहले में क्लास 4 से 5 तक पढ़ाई होंगी, 4 से 5 तक। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाए, 8 to 11 ईयर्स के बच्चों को। और ये मरहला 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये मरहला कब खत्म होगा, 3 सालों में। और इस मरहले में रियाजी, साइंस, आर्ट्स इस तरह के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। दरमियानी मरहले की अगर बात किया जाए कि मिडिल स्टेज, तो इस मरहले में कुल 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी, 6ठी से 8वीं क्लास तक, जिसमें 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। और इस मरहले में बच्चों के लिए खास स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी शुरू किए जाए। सेकेंडरी मरहले की अगर बात करें, तो इस मरहले में क्लास 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होंगी, जिसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे की उम्र के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको शामिल किया जाएगा। और ये मरहला 4 साल का होगा, 9 to 12 साल की पढ़ाई के लिए। इस मरहले में बच्चों को अपने मजमून मजमून के इंतखाब की आज़ादी होगी कि वो जो मर्जी चाहे वो अपना मजमून और उसका सब्जेक्ट वो ले सकता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये एक यहाँ पर शेर था हमारे पास में। अब प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ गया। इस तरह के मारूजी सवालात है कि उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है, तो इसमें वो क्या कर रहा है। तो इसके जवाबात हम देखते भी चलेंगे। इसमें वो कर रहा है कि गैर लफ्जी तरसील, यहाँ पर जवाबात सामने भी है कि उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर, मतलब किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है। इसमें वो क्या कर रहा है, तो लफ्जी तरसील नहीं कर रहा, लफ्ज़ का सहारा है लफ्जी तरसील में। जुबानी तरसील में भी लफ्ज़ का सहारा है, तहरीरी तरसील में भी लफ्ज़ के सहारे है, लेकिन गैर लफ्जी तरसील जो है उसके अंदर वो ये इस्तेमाल कर रहा है बगैर सहारे के बगैर, मुखातिब अगर है। सेकंड क्वेश्चन है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के इस्तेमाल बांध के नए तस्वीरात को सीखते हैं। उनकी, हाँ, तस्वुरात को सीखते हैं, मतलब एक जरिए बांध के नए तस्वुरात को, इमेजिनेशन मतलब आ रहा है कि सीखते हैं। उनकी आमोजिश का अंदाजा क्या कहला रहा है, समाई, जमालियाती, बसरी, जिस्मानी, हरकत शनासी। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि तस्वुरात है, इमेजिनरी है, तो ना समय होगा ना बसरी होगा। और जिस्मानी हरकत में तो सामने वाला जमालियत कर लेता है जो खूबसूरती जमीन से बना, जो कि वो नहीं है क्योंकि वो देख रहा है। तो देख रहा है इसलिए होगा बसरी, विजुअल। अगर हम बात करें इब्तदाई सतह पर, प्राइमरी लेवल पर जुबान के तदरीजी आमोजिशी अमल, जुबान के तदरीजी आमोजिशी अमल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या कंप्यूटर है, लुगत है, डिक्शनरी या दरसी किताब, या बच्चों का अदब।
तो इब्तदाई सतह पर जबान के तदरीजी आमोदिश में सबसे ज्यादा अहम बच्चों का अदब बताया गया है। तो ये याद रखना है, बच्चों का अदब। जुबान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए तलबा ग्रुप में? अपने अफकार ख्याल पर तबादला ख्याल। तो ग्रुप में तो ये होगा बेचैनी महसूस होना, ज्यादा बातचीत ये भी होंगी, और एक दूसरे से सीखना ये भी होगा। कभी कभार ये लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ग्रुप में काम होगा तो बातचीत होंगी, और जब ग्रुप में काम नहीं होगा तो साइलेंट। तो इसलिए वो बे हो जाएगा, बेचैनी महसूस नहीं करना चाहिए ग्रुप में अगर काम कर रहे हो तो। छठी जमात का एक उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा अच्छे मुसन्निफ बने, राइटर्स बने। वो तलबा से कहता है कि पहले वो नुकात को नोट कर ले, फिर ड्राफ्ट तैयार करे, और अपने हमजोलियों जो उसके क्लासमेट्स हैं उनसे बातचीत करे। उस्ताद ड्राइंग को किस हैसियत से देख रहा है, राइटिंग को, राइटिंग को किस तरह से देख रहा है। तो उस्ताद क्या कर रहा है यहाँ पर, अच्छे मुसन्निफ बनाना चाह रहा है, तो उनका मजमून को नहीं देखेगा। हाँ, क्योंकि हम जोलियों से जब बात वो कर रहे हैं तो वो मजमून तो सिर्फ इंडिविजुअल लिखना हो गया, बहस मुबाहिसा कराना नहीं चाह रहे, क्योंकि मुसन्निफ बनाना है, और प्रोडक्ट भी बेचना नहीं है। तो अमल, तो उनका हो जाएगा अमल को देखें। उसके बाद जुबान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है। लर्निंग लैंग्वेज में कुछ सरगर्मियाँ शामिल है, उसकी बयान की तायद में आप किस सरगर्मी को पेश करना चाह रहे हैं इसमें से। निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी जुबान का इस्तेमाल करने पर आमादा करना। पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन। उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे। मश्क तो हद दर्जा अहम चीज़ है, क्योंकि उससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो अलिफ सही जवाब है कि निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी जुबान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने की सलाहियत के मस्त के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त तैयार करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर तलबा क्या कर रहे हैं? ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, या ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, या मालूमात दर्ज करके जदवल बना रहे हैं, या कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट के, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि सुनने की सलाहियत है, और सरगर्मी है रेलवे ऐलान को सुन रहे हैं। अब जदवल भरने की बात आई तो ट्रेनों के आने आने का वक्त का इंतजार करके वो कर रहे हैं। 8 से के जुबान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी जुड़ना, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र नज़रियात बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर करना। उन तलबा को एक साथ रखा जाना ताकि स्कूल के दीगर साथियों से मिलजुल ना सके, और मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताबें फराहम करना। ये मिलजुल कर सीखना, बाहमी ताउन और बातचीत के मौक़िफ़ फराहम करना। तो क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले बच्चों में वाबस्तगी, कामयाबी, इज्जत नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। असातिज़ा का तकर्रुर ज़रूरी नहीं है, ना साथियों से मिलजुल कर सीखना, ना पर दरसी किताबें, बल्कि मिलजुल कर सीखना, बाहमी ताउन और बातचीत के मौक़िफ़। यहाँ पर ये टोटल जो है तो सवाल इस तरह से चलेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है तो 2 चालू होगा।
तो उसके बाद देखते हैं 9th वन। जुबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज मतलब टीचर सेंटर्ड होती है। जुबान सिखाने की रिवायती ट्रेडिशनल क्लास, जबकि मौजूदा जमाने की न्यू क्लासरूम तालिब इल्म मरकूज होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। रिवायती क्लास जो है ट्रेडिशनल क्लास की एक खुसूसियत इनमें से क्या है कि तलबा जुबान सीखने की खुसूसी तौर पर सरगर्मियों पर शिरकत करते हैं, इन्हें अंजाम देते, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। उस्ताद नए लफ्ज को बोलकर पढ़कर सीखता है, फिर नकल करते बच्चे, या फिर उस्ताद दर्ज तदरीस देता है और उस बात को यकीन बनाता है कि तलबा की इन कारकर्दगी के बारे में वक्फे वक्फे से खबर रखा जाए, बाखबर। और तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं, वक्तन वक्फे वक्फे से तहरीरी इम्तिहान देते हैं। तब चूंकि इसमें एक पुरानी जो क्लास थी रिवायती, तो उस्ताद मरकूज थी, तो उस्ताद पर वो फोकस रहेगा। यहाँ पर बच्चों का फोकस बताया गया पढ़ना। और यहाँ पर जो है अलीफ में, तो जुबान सीखने की खुसूसी तौर पर सरगर्मी में शिकनत शिरकत करना और उन्हें अंजाम देना और मदद देना। फर्स्ट 10th है कि जुबान सिखाने की ऐसी क्लास जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो। उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा तजवीज़ करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए वालिदैन से के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें, या छोटे छोटे क्लास पर प्रोजेक्ट अंजाम दे, जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिले, या अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाली क्लासेस में खुसूसी में शरीक हो, या अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मुअल्लिज दवाखाना ढूंढे और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। तो सेकेंड है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम देंगे, जिनमें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में काम करने का मौका मिल सके। अब है कि उस्ताद की तरबियत की टेक्निक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है, वो क्या होती है? तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। मतलब उस्ताद की तरबियत की टेक्निक जहां पर महारतों के फरोग की नकल की जाएंगी, इमिटेशन किया जाएगा, तो वो माइक्रो टीचिंग कहलाएगी। क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली जुबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के जरिए फरोग दिया जाता है। इस ताल्लुक से इसमें से कौन सा मिसाल अच्छी नहीं है? इसे नशरी के रिकॉर्ड करके सुनना, पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल, रोल प्ले, सफेद बोर्ड का इस्तेमाल। तो ये देखिए सवाल में क्या कहा गया कि तलफ़्फ़ुज़ के दायरे के लिए सिखाई जाने वाली जुबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के जरिए फरोग मिल रहा है। तो यहाँ आ गई टेक्नोलॉजी, तो कौन सी में नहीं आई? तो रिकॉर्ड करके सुनना टेक्नोलॉजी होगी, पावर पॉइंट और रोल प्ले में भी, लेकिन सफेद बोर्ड का इस्तेमाल में नहीं आएगी। नेक्स्ट है तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, इसको क्या कहते हैं, कौन सी सरगर्मी? ताबीरियाती, याद आवारी, याद करने का अमल, मालूमात की मुंतकिली, या पेश कयासी। तो ऑडियो मवाद सुनकर नुक्ते दर्ज करना तो मालूमात की मुंतकिली हो रही है, कि जो मवाद रहेगा तो वो हो गया मालूमात, उसकी मुंतकिली नुक्ते लिखना। नेक्स्ट है आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। जुबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जाता है?
उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। ये तलबा को सिखाई जाने वाली जो जुबान है उसकी तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमदा करे। ये तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोदिशी मवाद फराहम करे, या फिर अफरादी इनफरादी तो फर्दन या फिर इनफरादी या इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत ताकत पहुँचाकर, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी मिलकर ताउन हासिल और शिरकत का मौका मिले। तो खुद तश्कील देने वाला और समझा जाता है, खुद तश्कील देने वाला। तो जुबान की क्लास में इस अमल को ऐसे बढ़ाया जाएगा, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत क़ुव्वत देकर। नेक्स्ट है मंदरज इल्म से तालिब इल्म मरकूज, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड तदरीस जो है, तो इसमें से कौन सी है? लेक्चर, अमली पेशकश, शख्स मरकूज तदरीस, मतलब इंडिविजुअल सेंटर्ड, और मॉडलिंग। तब ये पूछा गया था सवाल में तालिब इल्म मरकूज तदरीस, तब यहाँ पर लेक्चर हो गए तो टीचर सेंटर्ड हो, और अमली पेशकश ये लग सकता था आपको, और मॉडलिंग। शख्स मरकूज, तो जवाब में शख्स मरकूज आ रहा है। नेक्स्ट है कि ऐसे ऐसे क्लासरूम में जहाँ बच्चों को मरकजियत हासिल हो, सेंट्रेशन अगर हासिल हो, तो तलबा के लिए कई तरह की सीखने की सरगर्मियाँ जारी रहती है। कि बच्चे क्लासरूम के बच्चों के बीच में बैठते हैं, या उस्ताद की निगरानी में बच्चे दीगर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। तो बच्चों को जहाँ मरकजियत हासिल हो वो होगा पहला, सीखने की सरगर्मी जहाँ पर जारी रहती है। नेक्स्ट है इस्लाही तदरीसी से क्या मुराद है? इस्लाही तदरीस से मुराद है वो तदरीस जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से मुराद क्या है? कि वो एजुकेशन जो कि वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करे, या फिर सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करे, स्कूल के औकात के बाद दी जाए, बासलाहियत तलबा को मजीद आगे बढ़ने में मदद करे। तो इस्लाही तदरीस से मुराद ये होता है कि सीखने के अमल में आने वाली कमियों को पूरा करेगा। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए कौन सी हिकमत अमली एहतियात करना चाहिए? अलग अलग ज़बानें बोलने पर तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए अदब ज़बान का इस्तेमाल ना किए जाने पर एक सहूलत से महरूम करना, तो महरूम तो नहीं करेंगे। अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करने, मादरी ज़ुबान अक्सर और बेशतर, तो मल्टी मल्टी लैंग्वेलिज्म का इस्तेमाल है, और हदफ ज़बान का महताज इस्तेमाल। तो ये भी नहीं, क्योंकि ये तो रोका जा रहा है टारगेट लैंग्वेज को एहतियात से इस्तेमाल करना। तो ये है दाल के सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मी, सीखने सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए आपस में बातचीत और सरगर्मी। क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त, इससे बनाने से क्या मुराद है? मतन की वजाहती पेशकश या मल्टीमीडिया। तो जब भी देखिए ग्राफिक्स, एनिमेशन ये सब आ जाते हैं, तो एनिमेशन वगैरह, मल्टीमीडिया वगैरह उसमें आ जाता है, एक से ज्यादा मीडिया। कुछ नहीं, लो बोले। हाँ तो तुमको समझा है ना, मैंने तो नहीं बोली तुमको। नहीं, हाँ।
उसके बाद है कि आमोजिस के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा जरिया कौन सा है? कि आकलन के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका वो है फील्ड ट्रिप्स। तो ये ईवीएस में भी आता है, फील्ड ट्रिप ज्यादा अच्छा बात। प्रोजेक्टेड मीडिया नहीं है, नमूने और चार्ट नहीं है, टेलीविजन रेडियो नहीं। तो ये वाली यहाँ तक 20 सवाल तक ये हो गई मीटिंग। अब